ठीक है, तो ये हमारे पास में ये ग्राफ है हमारे पास में, इसका जो ये इक्वेशन हमने लिखी है पी साइन अल्फा बाय अल्फा ए प्लस कोस अल्फा इक्वल टू कोस के ए। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पे अल्फा ए हमारे पास में एक्स एक्सिस पे है और पी अपॉन अल्फा ए साइन अल्फा ए कोस अल्फा ए इसकी वैल्यू वाई एक्सिस पे ली है हमने। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन है उसका ये जो ग्राफ येलो कलर से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये येलो कलर वाला जो ग्राफ है वो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इक्वेशन उसका विद रिस्पेक्ट टू अल्फा है। और जो कोस के ए है जो राइट हैंड साइड में हमारे पास में इक्वेशन है वो इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, क्योंकि कोस के ए की पॉसिबल वैल्यू, ये जो कोस के ए है इसकी जो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, +-1। तो इस इक्वेशन की जो मैक्सिमम, इस टर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो +-1 हो सकती है। तो इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पे, +1 से और -1 से ये दो लाइन ड्रॉ कर दी, एक पॉजिटिव कोस के एक नेगेटिव वाली है। +1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू इसकी -1 हो सकती है हमारे पास में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है ये मतलब ये तुम वैसे नहीं प्लॉट कर सकते इसको, तुम कंप्यूटर से प्लॉट करोगे, वैसे इसको तुम्हें याद भी रखने की जरूरत नहीं इतना ज़्यादा, किस ग्राफ को तुम्हें याद रखना और प्लॉट करना ऐसा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है ये सॉलिड लाइन है, ये अलाउड वैल्यू होगी, ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलाउड वैल्यू होगी ये वाली, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये अलाउड वैल्यू होगी, क्योंकि कोस के ए की वैल्यू हमारे पास में या तो +1 हो सकती है या -1 हो सकती है। तो ये वाली वैल्यू अलाउड नहीं होगी, जैसे ये वाली वैल्यू अलाउड नहीं होगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू अलाउड नहीं होगी, ये वाली वैल्यू अलाउड नहीं होगी, ये वाली वैल्यू अलाउड नहीं होगी। अलाउड कौन सी होगी, ये वाली अलाउड, ये यहाँ से लेके यहाँ वाला रीजन, ये वाला रीजन अलाउड होगा, ये रीजन अलाउड होगा, ये अलाउड एनर्जी रेंज होगी, ये अलाउड होगी वैल्यू, ये वाली अलाउड होगी वैल्यू। ठीक है, और ये जो डॉट लाइन वाली है ये फॉरबिडन होगी, फॉरबिडन वैल्यू। तो यहाँ पे हमें अलाउड और फॉरबिडन वैल्यू देखने को मिलती है। जो सॉलिड लाइन यहाँ पे दिख रही है, इस मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, जो यहाँ पे सॉलिड लाइन दिख रही है तुम्हें, वो यहाँ पे अलाउड वैल्यू है। ठीक है, अलाउड एनर्जी की वैल्यू होगी, और जो डॉटेड लाइन दिख रही है तुम्हें वो यहाँ पे फॉरबिडन गैप होगा, फॉरबिडन वैल्यू होगी, यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू अलाउड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा के अंदर एनर्जी टर्म आ रही है हमारे पास में, तो मतलब एक टाइप से ये एनर्जी का ही रिलेशन है, एनर्जी का अल्फा ए के साथ। ठीक है, तो अलाउड वैल्यू और फॉरबिडन वैल्यू हमारे पास में। और यहाँ पे जो अलाउड वैल्यू की ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है ये वाली, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। जो विड्थ ऑफ अलाउड वैल्यू है, विड्थ ऑफ अलाउड बैंड भी कह देते हैं इसको, अलाउड बैंड और फॉरबिडन बैंड, विड्थ ऑफ अलाउड बैंड है वो इंक्रीज करेगी विद अल्फा ए। अल्फा ए की वैल्यू यदि इंक्रीज करेगी, मतलब अल्फा ए एनर्जी को कंटेन करता है, मतलब यदि एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है, हायर एनर्जी वैल्यू पर, जो इसकी अलाउड बैंड की जो विड्थ है, ये जो विड्थ है हमारे पास में ये वाली, ये विड्थ भी हायर वैल्यू पर इंक्रीज करेगी। ठीक है, और ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं लिख देता हूँ। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अलाउड बैंड की जो विड्थ है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है विड्थ, ये याद रख लेना। ठीक है, विड्थ ऑफ अलाउड बैंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन पी। यदि P इंक्रीज करेगा हमारे पास में, P क्या है हमारे पास में, P है mv0 BA/h²। यदि P इंक्रीज करेगा, P इंक्रीज करने का मतलब पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, P कब इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। जब पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो अलाउड बैंड की जो विड्थ है वो यहाँ पे डिक्रीज करेगी। इस ग्राफ से अपने बता सकते हैं, यदि जितना P हाई होगा उतना जो विड्थ है हमारे पास में वो कम होगी। ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यदि P की वैल्यू को अपने इन्फिनेटिव कर देते हैं और P टेंड टू इन्फिनेटिव, P टेंड टू इन्फिनेटिव मतलब पोटेंशियल को अपने इन्फिनेटिव कर देते हैं और B को अपने जीरो नहीं करते, B को फाइनाइट ही रखते हैं।
ठीक है, जीरो नहीं करते, इसको फाइनाइट रखते हैं, वी नॉट टेंड टू इन्फिनिटिव कर देते हैं, इसका मतलब पी हमारे पास में इन्फिनिटिव है, पोटेंशियल इन्फिनिटिव है। तो पोटेंशियल इन्फिनिटिव वी नॉट इन्फिनिट पी इन्फिनिटिव केस में, वी नॉट इन्फिनिटिव केस में हमारे पास में जो साइन अल्फा ए की वैल्यू, और क्योंकि ये टर्म तो हमारे पास में फाइनाइट है, ये टर्म तो हमारे पास में, ये टर्म तो हमारे पास में फाइनाइट है ना, देखो cos के ए की वैल्यू फाइनाइट है, तो यहाँ पे p इन्फिनिटी है, इसका मतलब जो साइन अल्फा ए है इसकी वैल्यू को हमें जीरो लेना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी। साइन अल्फा ए की वैल्यू को जीरो लेना पड़ेगा, और साइन अल्फा ए की वैल्यू यदि जीरो होगी हमारे पास में, साइन अल्फा ए जीरो, ये कब होगा, जब अल्फा ए की वैल्यू, अल्फा ए की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस एन पाई, इस पे साइन अल्फा ए जीरो होगा, तो अल्फा कितना है 2me/h कट स्क्वायर, ठीक है, ये रूट में है, इंटू ए प्लस माइनस एन पाई बाई ए, एन पाई, तो यहां से ई आ जाएगा हमारे पास में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ma², तो हमें ये मिलेगा p टेंड टू इन्फिनिटी पे जो विड्थ है देखो वो डिक्रीज कर रही है p को इंक्रीज करने पर, ठीक है, और p टेंड टू इन्फिनिटी पे ये जो विड्थ है वो एक लाइन रह जाएगी, जो विड्थ डिक्रीज करके एक लाइन स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलेगा। और लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पोटेंशियल के लिए हमें p इन्फिनिटिव कब होगा, जब v नॉट इन्फिनिटिव होगा, और इसके लिए हमारे पास में कंडीशन आ रही है कि जो एनर्जी है उसका एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, जैसे हमें इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में मिलता है, तो इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल की तरह ये बिहेव करेगा। इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल, इन्फिनाइट पोटेंशियल वेल में हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है ना, हमें बैंड नहीं मिलते, हमें लाइंस मिलती है, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, ऐसे हायर ऑर्डर हमें यहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो p टेंड टू इन्फिनिटी पे हमें लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, ठीक है, बैंड हमें देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो भी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि p टेंड टू 0 की बात करें, p को डिक्रीज करेंगे तो विड्थ इंक्रीज होगी, विड्थ इंक्रीज होगी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एज p डिक्रीजेस विड्थ है जो वो इंक्रीज होगी अलाउड बैंड की, विड्थ इंक्रीज होगी तो p की वैल्यू यदि अपने टेंस टू 0 कर दें, डिक्रीज करते हुए p को यदि अपने 0 ले आए, तो जो अलाउड बैंड है वो आपस में कॉन्साइड कर जाएंगे, अलाउड बैंड है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जैसे क्लासिकल एनर्जी लेवल्स होते हैं कंटिन्यूस, कोई डिस्क्रीट एनर्जी लेवल नहीं मिलेंगे हमें, कंटिन्यूस एनर्जी लेवल मिलेंगे, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हर एक पॉसिबल वैल्यू एनर्जी की अलाउड हो सकती है, क्लासिकल केस के जैसा हो जाएगा हमारे पास में, वो क्वांटम वाला केस नहीं रहेगा। तो p टेंड टू 0 का मतलब जो हमारे पास में ये जो इक्वेशन है p टेंड टू 0 पर, ये वाली जो इक्वेशन है cos अल्फा = cos के ए हो जाएगा हमारे पास, p टेंड टू 0 पर cos अल्फा ए = cos के ए, तो यहाँ से अल्फा = के आ जाएगा, और अल्फा कितना है 2me/h कट स्क्वायर की पावर हाफ = के, तो यहाँ से एनर्जी आ जाएगी h कट स्क्वायर k²/2m, और ये एनर्जी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन की, कोई पोटेंशियल ना हो, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, और फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है हमें पता है वो कंटिन्यूस होती है, कंटिन्यूस रेंज मिलेगी एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी की एक कंटिन्यूस रेंज मिलेगी, एनर्जी कोई भी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, जैसे ये स्पेक्ट्रम हमने यहाँ पे बनाया है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है, ऐसा कोई भी स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिलेगा, एक रेंज मिले, एक कंटिन्यूस रेंज मिलेगी, हर एक पॉसिबल वैल्यू अलाउड होगी, आप इस टाइप से कंटिन्यूस रेंज मिलेगी, ऐसे कोई गैप नहीं होगा बीच में, ना बैंड की तरह बिहेव करेगा वो, ना लाइन स्पेक्ट्रम की तरह बिहेव करेगा। इसका एक ग्राफ है, एक और ग्राफ है हमारे पास में, वो सेम इसी को रिप्रेजेंट करता है, पी की अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये हमारे पास में एनर्जी का ग्राफ है, इसको समझना इस ग्राफ को, ठीक है,
ये है P अपॉन 4 पाई, ये है 1 और ये है 4 पाई अपॉन P। ठीक है, और ये एनर्जी है। अब P टेन टू इन्फिनिटिव की बात करेंगे तो P टेन टू इन्फिनिटी पे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली टर्म इन्फिनिटिव हो जाएगी, और P टेन टू 0 पर ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म इन्फिनिटिव हो जाएगी। P टेन टू इन्फिनिटी पे यदि अपने बात करें P टेन टू इन्फिनिटी पर, तो P टेन टू इन्फिनिटी पे ये हमारे पास में ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा हमें, या P टेन टू 0 की बात करें, लेट्स से P इक्वल टू 0 है, तो यहाँ P 0 है, P इक्वल टू 0 की बात करें तो P इक्वल टू 0 पर ये जो वैल्यू है P अपॉन 4 पाई, ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगी। और P टेन टू इन्फिनिटी पे हमें पता है जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, और P टेन टू 0 पर हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो स्पेक्ट्रम होगा ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ हमें गिवन है। मैं एक बार ग्राफ बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए ग्राफ का मतलब क्या है। ये हमें इस टाइप का स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। पूरी एंड बब्बर में सेम ये ग्राफ बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ को ऐसे क्यों बनाया है ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस टाइप का एक ग्राफ एक्सप्लेन किया गया है। इसमें देखो क्या है इस ग्राफ में, P इक्वल टू 0 पर, P इक्वल टू 0 मतलब पोटेंशियल की वैल्यू लगभग हमने 0 कंसिडर कर ली। P इक्वल टू 0 वाला केस में पोटेंशियल 0 है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है। और फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में मैंने कहा था तुम्हें कि सभी लेवल्स आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, तो ये भी एक अलाउड लेवल है। ये देखो इससे कोइंसाइड कर रहा है, ये अलाउड लेवल है, ये इससे कोइंसाइड कर रहा है, तो एक एनर्जी की जो रेंज है वो कंटिन्यूस रेंज मिल रही है। ये एनर्जी की एक कंटिन्यूस रेंज हमें देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे P की वैल्यू बढ़ती जाएगी, P टेन टू P यहाँ पे 0 है, और ये जो टर्म है 4 पाई/P यहाँ पे ये वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगी हमारे पास में। 4 पाई/B की वैल्यू P टेंस टू 0 पर ये जो वैल्यू है इन्फिनिटिव हो जाएगी। इसको P कंसिडर करो कि P टेन टू 0 पर ये वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगी। मतलब ये P की वैल्यू ये पोटेंशियल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। पोटेंशियल की वैल्यू यदि हमारे पास में इन्फिनिटिव हो जाती है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो देखो लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 लाइन स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिले। और यदि P की कोई फाइनाइट वैल्यू है, P इक्वल टू 4 पाई, तो उस फाइनाइट वैल्यू पे हमें बैंड्स देखने को मिलेंगे। ये अलाउड बैंड है, ये अलाउड बैंड है, और इसका गैप इंक्रीज करता जा रहा है। ये फॉरबिडन बैंड है, ये फॉरबिडन है, ये फॉरबिडन है। अब इन्होंने ये पता नहीं 4 पाई/P/4 पाई क्यों लिखा है, कोई इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है कि P/4 पाई। तुम डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हो, इसको ऐसे ना लिखना चाहो तो डायरेक्ट ये भी कर सकते हो। तुम ये लिख सकते हो, यहाँ P की वैल्यू 0 है, यहाँ P की वैल्यू इन्फिनिटिव है, यहाँ P की एक फाइनाइट वैल्यू है। ये कर सकते हो यहाँ पे तुम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलाउड बैंड है, ये वाले अलाउड बैंड है, ये अलाउड है, ये वाला, ठीक है, ये अलाउड बैंड है। आगे ये बड़ा होगा थोड़ा सा, इसको आगे बनाओगे तो ये बहुत बड़ा होगा, अलाउड बैंड होगा, ये अलाउड बैंड होगा, ये फॉरबिडन बैंड होगा। ठीक है, इस टाइप से इस ग्राफ को अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप इतना समझ में आया हो। अब अपने नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसमें एनर्जी वर्सेस वेव वेक्टर रिलेशन। एनर्जी वर्सेस के ग्राफ की अपने बात करते हैं इस फॉर पर्टिकुलर पोटेंशियल के लिए। एक सेकेंड, एनर्जी वर्सेस के ग्राफ की बात करें हमने यहाँ पे देखा था जो हमारे पास में जो कोस के जो हमारे पास में जो पोटेंशियल था वो पीरियोडिक नेचर का था। ठीक है, जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था जो पोटेंशियल था वो पीरियोडिक नेचर का था, तो एनर्जी भी यहाँ पे पीरियोडिक नेचर की होगी, जो यहाँ से भी पता लग रहा है। कहाँ से पता लग रहा है, इस इक्वेशन से भी पता लग रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे एनर्जी आ रही है इस इक्वेशन में। लेफ्ट हैंड साइड में एनर्जी क्योंकि अल्फा आ रहा है, और राइट हैंड साइड में हमें कोस के मिल रहा है। इसका मतलब ये जो टर्म है इसका जो नेचर है कोस के, ये एनर्जी पोर्शन है और ये के पोर्शन है।
ठीक है, तो एनर्जी और के का यदि अपने ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कोस के ए है, कोस के का जो नेचर है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट पेज भाई, जहाँ पे अपने कर रहे हैं इसको, जो कोस के है हमारे पास में, कोस के का जो नेचर है वो कैसा नेचर है हमारे पास में, वो पीरियोडिक नेचर है। ठीक है, जो कोस के इसका नेचर है, कोस के का ग्राफ प्लॉट करोगे तो पीरियोडिक प्लॉट होगा, पीरियोडिक नेचर है। इसका मतलब के की वैल्यू को तुम, के को तुम ये भी लिख सकते हो के प्लस 2 पाई एन अपॉन 2 पाई बाई ए यदि उसका पीरियड है तो 2 पाई बाई ए इंटू एन, ये लिख सकते हो कोस को, क्योंकि कोस का जो पीरियड होगा तुम्हारे पास में वो 2 पाई बाई ए होगा, 2 पाई बाई ए इंटरवल के बाद में जो कोस का ग्राफ हो रिपीट होगा, तो पीरियोडिक नेचर का होगा। इसका मतलब जो एनर्जी है उसका भी जो ग्राफ होगा वो पीरियोडिक नेचर का होगा। और यदि अपने ग्राफ को प्लॉट करें, एनर्जी का के साथ में जो ग्राफ प्लॉट होगा हमारे पास में वो कुछ इस टाइप का होगा। मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ ग्राफ को। ठीक है, ये हमारे पास में लेट्स से एनर्जी है, एनर्जी एक्सिस है, और ये यहाँ पे हमारे पास में के एक्सिस है। तो देखो यदि यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू के, एनर्जी का के साथ में यदि ग्राफ ड्रॉ करें कुछ इस टाइप का हमें ग्राफ देखने को, पीरियोडिक नेचर होगा एनर्जी का, जो नेचर होगा कोस के ए की जो नेचर होगा कोस के ए का टाइप का होगा। हाँ, हो सकता है एनर्जी की जो वैल्यू हो, देखो फॉर पर्टिकुलर रीजन हमारे पास में दोनों अलग अलग फेज में हो सकते हैं, के इक्वल टू 0 पे एनर्जी मिनिमम हो सकती है, और किसी पर्टिकुलर केस में के इक्वल टू 0 पे एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है, -1 हो सकती है, +1 हो सकती है, ओरिजिन से नीचे हो सकता है, ओरिजिन से ऊपर हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। एनर्जी की वैल्यू लोवेस्ट हो सकती है मिनिमम, और एनर्जी की वैल्यू हाईएस्ट हो सकती है के इक्वल टू 0 पर, मतलब दोनों अपोजिट फेज में हो सकते हैं। तो ये जो बैंड होंगे हमारे पास में ये अलाउड बैंड होंगे, और ये जो बैंड होगा ये फॉरबिडन होगा, फॉरबिडन बैंड, ये अलाउड होगा। और अलाउड बैंड का जो गैप है वो जैसे जैसे अपने हायर ऑर्डर पे जाएंगे, अलाउड बैंड का जो गैप है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा। तो ये ई वर्सेस के कर्व होगा। यदि इसको अपने इस रीजन में देखें तो इस पर्टिकुलर रीजन में -π/a से +π/a, तो हमारे पास में ये जो कर्व है कुछ इस टाइप का होगा, इसकी ये शेप होगी इस टाइप की। तो इस कर्व को अपने दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस कर्व को अपने दो पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होंगे हमारे पास में, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ, बुक में एक्सप्लेन किया गया है तो बुक की हर एक लाइन में यहाँ पे करवा रहा हूँ तुम्हें, तो बुक में जितना भी है वो कंप्लीट कर लेंगे अपने, ठीक, कोई टॉपिक छूटे ना इस वजह से। तो इसको दो पार्ट में कन्वर्ट किया गया इस कर्व को, एक है एक्सटेंडेड जोन और दूसरा है हमारे पास में रिड्यूस्ड जोन। यदि अपने एक्सटेंडेड जोन और रिड्यूस्ड जोन की बात करें, इसको इसको अपने कहते हैं रिपीटेड जोन शेम, रिपीटेड जोन शेम। अब यहाँ पे देखो -π/a से +π/a, इसको फर्स्ट जोन कहेंगे, π/a से 2π/a, -π/a से -2π/a ये सेकंड जोन होगा, 2π/a से 3π/a, -2π/a से -3π/a ये हमारे पास में थर्ड ब्रिलियन जोन होगा। अब यहाँ पे बैंड्स किस वजह से हमें मिल रहे हैं, बैंड मिलने का यहाँ पे एक रीजन ये भी है क्योंकि ये जोन बाउंड्री है जहाँ पे रिफ्लेक्शन है वो पॉसिबल हो रहा है, स्कैटरिंग पॉसिबल हो रही है, तो फॉरबिडन गैप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये फॉरबिडन गैप, फर्स्ट फॉरबिडन गैप होगा हमारे पास में जो फर्स्ट जोन बाउंड्री के बाद में आएगा, सेकंड फॉरबिडन गैप होगा जो सेकंड जोन बाउंड्री के बाद में हमें देखने को मिलेगा, थर्ड हमारे पास में फॉरबिडन गैप होगा। ऐसे अलाउड बैंड होंगे और हमारे पास में फॉरबिडन बैंड्स होंगे। तो इस कंप्लीट जो रिपीटेड जोन, इसको रिपीटेड जोन शेम कहेंगे क्योंकि इसमें सभी टाइप के बैंड्स आ जाते हैं, फर्स्ट ब्रिलियन जोन भी आ जाता है, सेकंड ब्रिलियन, सभी टाइप के जोन इसमें आ जाते हैं, फर्स्ट ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन, थर्ड ब्रिलियन जोन, इस वजह से इस ग्राफ को अपने कहते हैं रिपीटेड जोन शेम। अब इसको यदि रिपीटेड जो जोन शेम है इसको दो टाइप से अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसी ग्राफ को अपने दो टाइप से, इस ग्राफ के दो पार्ट्स अपने कर सकते हैं।
फर्स्ट होगा एक्सटेंडेड जोन और सेकंड होगा रिड्यूस्ड जोन। पहले एक बार इन दोनों ग्राफ को मैं प्लॉट कर देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ भाई इनमें क्या डिफरेंस है और इस ग्राफ से वो कैसे प्लॉट किए गए। तो देखो यहाँ पे ये दोनों ग्राफ बनाए हैं मैंने। ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है -π/a, -2π/a, -3π/a, -4π/a। जो फर्स्ट ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंडेड जोन को। अब क्या है एक्सटेंडेड जोन? अब देखो एक्सटेंडेड जोन की बात करें तो हमने जो ये वाला ग्राफ प्लॉट किया था, यहाँ पे इसका ये वाला पोर्शन लिया है हमने, ये वाला पोर्शन, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं लिया, इसका जो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, एनर्जी जिसमें डिक्रीज कर रही है, हमने जो नेक्स्ट अलाउड बैंड है उसका ये वाला पोर्शन पिक कर लिया और इसके बीच में जो फॉरबिडन गैप है उसको हमने यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे मैंने फॉरबिडन की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा बना ली, इतनी ज़्यादा नहीं होगी, बहुत कम होगी ये फॉरबिडन की वैल्यू। सेम जो थर्ड वाला होगा उसमें हमने ये जो पिक है ये वाला पिक कर लिया, ऐसे ही हमने इधर वाला पिक कर लिया, ये वाला जो इंक्रीजिंग है एनर्जी के साथ में जो इंक्रीज कर रहे हैं, ई प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर वाले जो ग्राफ है वो हमने यहाँ पे पिक कर लिए, जिसको अपने कह रहे हैं एक्सटेंडेड जोन। जो डिक्रीजिंग वाला है वो यहाँ पे हमने नहीं पिक किया। जितने भी अलाउड एनर्जी बैंड थे उनके हमने सिर्फ इंक्रीजिंग एनर्जी के साथ में के की वैल्यू के साथ में जो एनर्जी इंक्रीज कर रही है वो वाले ग्राफ पिक कर लिए और वहां से हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया, जिसको कह रहे हैं एक्सटेंडेड जोन। ये हमारे पास में फर्स्ट हो गया, यहाँ पे ये फॉरबिडन गैप हो गया, ये फॉरबिडन गैप है, फिर उसके बाद में सेकंड, फिर ये फॉरबिडन गैप है, फिर ये थर्ड, ये फॉरबिडन गैप है। तो यहाँ पे हमें फॉरबिडन गैप देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही यदि हम फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो ग्राफ ड्रॉ होगा हमारे पास में वो कुछ इस टाइप का ड्रॉ होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो इस टाइप का ड्रॉ होगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो इसका जो ग्राफ है वो पैराबोलिक ग्राफ होगा। लेकिन जो एक्सटेंडेड जॉन शीम है, फ्री इलेक्ट्रॉन की अपने बात नहीं कर रहे, एक्सटेंडेड जॉन शीम की यदि अपने बात करें जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पोटेंशियल को फेस कर रहा है जो पीरियोडिक पोटेंशियल है, तो उसके लिए जो ग्राफ है वो हमें ये ग्रीन कलर वाला देखने को मिलेगा, जिसमें हमें कुछ अलाउड एनर्जी मिलेगी, कुछ फॉरबिडन एनर्जी हमें देखने को यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, आई होप एक बार इतना क्लियर हुआ, इसको एक बार नोट करो फिर अपने आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अपने बात करें, ये तो है एक्सटेंडेड जोन शीम और ये है रिड्यूस्ड जोन। रिड्यूस्ड जोन में अपने बात करें तो रिड्यूस्ड जोन में सिर्फ हमने फर्स्ट ब्रिलियन जोन को कंसीडर किया है। फर्स्ट ब्रिलियन जोन के जितने भी कर्व हैं उनको हमने यहाँ पे, फर्स्ट ब्रिलियन जोन का देखो पहले ये था ये वाला, फिर ऊपर वाला ये था, फिर उससे ऊपर वाला ये होगा, फिर उससे ऊपर वाला ये होगा। तो फर्स्ट ब्रिलियन जोन के जितने भी एनर्जी के कर्व थे उनको हमने ड्रॉ किया। तो ये हमारे पास में ये फॉरबिडन बैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला जो लाइन फॉरबिडन बैंड, यही फॉरबिडन बैंड होगा, ये भी फॉरबिडन बैंड होगा। तो इसको अपने कहेंगे रिड्यूस्ड जोन। कोई खास यूज नहीं है इनका, रिड्यूस जोन और एक्सटेंडेड जोन का, जस्ट इनको अपने प्लॉट कर सकते हैं एक्सटेंडेड जोन शीम और रिड्यूस जोन शीम में। बात समझ में आई कैसे प्लॉट किया ये हमने। अब इसमें नेक्स्ट अपने बात करते हैं नंबर ऑफ वेव फंक्शन इन ए बैंड। किसी पर्टिकुलर बैंड की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ वेव फंक्शन हमारे पास में कितने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ वेव फंक्शन इन ए बैंड। एक बैंड की बात करें तो नंबर ऑफ वेव फंक्शन एक पर्टिकुलर बैंड में कितने होंगे। अब वेव फंक्शन की बात करें तो हमें पता है यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो पीरियोडिक नेचर का है। साई एक्स प्लस ए की बात करें तो वो साई एक्स के नॉट साई एक्स के इक्वल है। साई एक्स प्लस ए की बात करें या साई एक्स की बात करें तो साई एक्स क्या है हमारे पास में वेव फंक्शन ई की पावर आयोटा के एक्स यू के एक्स, ये हमारे पास में वेव फंक्शन है। और हमें पता है ये जो वेव फंक्शन है वो पीरियोडिक नेचर का है। तो एक बैंड में कितने वेव फंक्शन होंगे वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एक अलाउड बैंड की बात करें तो उसमें टोटल अलाउड बैंड में वेव फंक्शन होंगे, फॉरबिडन में तो होंगे नहीं क्योंकि फॉरबिडन में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अलाउड बैंड होंगे उनमें
जो एक पर्टिकुलर बैंड की अपने बात करें उसमें टोटल नंबर ऑफ वेव फंक्शन कितने होंगे, ये फाइनल रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए। पीरियोडिक नेचर का इसका मतलब साई एक्स प्लस, वेव फंक्शन पीरियोडिक नहीं है, ये म्यू के एक्स पीरियोडिक है, तो साई एक्स प्लस ए की बात करेंगे, ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस ए, यू के एक्स प्लस ए, और यू के एक्स प्लस ए को अपने ब्लोच फंक्शन है, इसको यू के एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको यू के एक्स लिख देंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर आयोटा के एक्स, ई की पावर आयोटा के ए, यू के एक्स, और इसको अपने साई एक्स लिख देंगे, ई की पावर आयोटा के ए और साई एक्स प्लस ए। और यदि हम कंसिडर करें जो वेव फंक्शन हमारे पास में, इफ वेव फंक्शन इज पीरियोडिक इन नेचर, यदि वेव फंक्शन पीरियोडिक है हमारे पास में नेचर में, इफ साई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू साई एक्स, तो यहां से ई की पावर आयोटा के, इसको एल कंसिडर कर लो, क्रिस्टल ए की जगह एल कंसिडर कर लो, एल एक्स प्लस एल कर लो इसको, क्योंकि ए अपने परमिटिव यूनिट सेल का लेटिस वेक्टर लेंगे। एल हमारे पास में एक पर्टिकुलर लेंथ ली है जो क्रिस्टल लेंथ है, एल यहाँ पे क्या है, क्रिस्टल लेंथ, या बैंड, एक जो बैंड है उसकी लेंथ है, क्रिस्टल की लेंथ है एल हमारे पास में, तो होल क्रिस्टल में एल लेंथ के बाद में जो वेव फंक्शन है वो रिपीट हो रहा है हमारे पास में। ठीक है, एल एक्स प्लस एल लिख लो इसको, तो हमारे पास में एल क्रिस्टल लेंथ, तो ई की पावर आयोटा के एल 1 आ जाएगा। ये वन कब, ये वन कब होगा, जब के एल की वैल्यू 2 पाई एन है, तो इसका मतलब जो के की वैल्यू है वो कितनी है, 2 पाई एन बाय एल, और एन नंबर ऑफ वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा, देखो जो के की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, जो एन की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, जो के की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, वो हो सकती है हमारे पास में 2 पाई बाय एल प्लस माइनस 4 पाई बाय एल, 6 पाई बाय एल, ये के की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, क्योंकि के क्या है, 2 पाई एन बाय एल। तो यहां से अपने ये भी लिख सकते हैं, एन की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 2 पाई एन बाय एल। यदि अपने वेव वेक्टर डी के लें, डी के रेंज में हमारे पास में 2 पाई बाय एल, तो नंबर ऑफ, जो पॉसिबल नंबर ऑफ हमारे पास में वेव फंक्शन होंगे डी एन, कितने होंगे डी के रेंज में, तो डी के रेंज में डी एन कितने होंगे हमारे पास में, एल अपॉन 2 पाई इंटू डी के। और एक पर्टिकुलर जोन की बात करें, एक पर्टिकुलर बैंड की बात करें, फर्स्ट ब्रिलियन जोन की यदि अपने बात करें, तो एक अलाउड एनर्जी वैल्यू हमें मिलेगी, तो के की जो वैल्यू होगी, के की जो वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, पाई बाय ए, प्लस माइनस पाई बाय ए होगी, लेकिन अपने कंसिडर कर रहे हैं पाई बाय ए। जो के फर्स्ट जोन के लिए हमें क्या निकालना है, हमें एक अलाउड बैंड में टोटल नंबर ऑफ वेव फंक्शन कैलकुलेट करने हैं, तो हम अलाउड बैंड कौन सा ले रहे हैं, फर्स्ट ब्रिलियन जोन वाला। ठीक है, जिसकी के की जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो कितनी जा सकती है, पाई बाय ए, के की वैल्यू हमेशा पाई बाय ए से कम होगी। ठीक है, और ए क्या है यहाँ पे, ए है यहाँ पे लैटिस पैरामीटर। और यदि हमारे पास में, यदि हम बात करें, क्रिस्टल लेंथ एल है, जो क्रिस्टल लेंथ है, क्रिस्टल लेंथ हमारे पास में एल है, और ए लैटिस पैरामीटर है, और नंबर ऑफ परमिटिव यूनिट सेल की अपने बात करें तो वो एन है, नंबर ऑफ परमिटिव यूनिट सेल उसकी बात करें तो वो एन है। तो हमारे पास में यहाँ पे जो ए होगा वो क्या होगा, क्या ए को ये लिख सकते हैं अपने एल बाय एन, क्योंकि एल है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ क्रिस्टल की टोटल लेंथ एल है, इसमें कितने हमारे पास में एन परमिटिव यूनिट सेल है ऐसे, तो ये एल है, और एक परमिटिव यूनिट सेल की जो लेंथ है वो ए है, तो इस वजह से मैंने वहां पे ए यूज नहीं किया था, एल यूज कर लिया था। ठीक है, तो ए की वैल्यू एन बाय एन, तो के की क्या पॉसिबल वैल्यू होगी, पाई बाय ए की जगह पुट कर देंगे एल एन। ठीक है, तो एन पाई बाय एल, तो एन की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो तुम, यहाँ से कंपेयर कर सकते हो इसको,
n होगा k की ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हो तुम, k की ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब जो n पाई बाय एल के कंपैरिजन में, पाई बाय एल, ठीक है, यहाँ पे देखो ये पाई बाय एल के कंपैरिजन में आ रहा है ना, 2 पाई बाय एल, 4 पाई बाय एल, 6 पाई बाय एल। तो मतलब जो मैक्सिमम k की वैल्यू जा सकती है यहाँ पे, k की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, कैपिटल N। तो यहाँ पे n पाई बाय एल आ रहा है ना, k की वैल्यू देखो क्या है, प्लस माइनस 2 पाई बाय एल, 4 पाई बाय एल, और ये कहाँ तक जा सकती है, n पाई बाय एल। तो यहाँ पे हमारे पास में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल k की वैल्यू हो सकती है वो n पाई बाय एल हो सकती है। n यहाँ पे जो k की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो n पाई बाय एल की टर्म में कितनी हो सकती है, जो k की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो हमारे पास में कितने k हो सकते हैं, हमारे पास में n टाइम हो सकते हैं k, कैपिटल N टाइम। और कैपिटल N क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ परमिटिव यूनिट सेल। तो k की पॉसिबल जो वैल्यू हो सकती है कितनी हो सकती है, n। कितने k हो सकते हैं, k की वैल्यू नहीं, कितने k हो सकते हैं, n k हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई बाय एल। पाई बाय एल की टर्म में जो k की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो n पाई बाय एल हो सकती है। तो कितने केस होते हैं, n हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेव फंक्शन कितने हो सकते हैं हमारे पास में, n हो सकते हैं। तो ये याद रखना, n हमारे पास में वेव फंक्शन होंगे। और n क्या है, परमिटिव सेल, नंबर ऑफ परमिटिव सेल। ये पॉइंट याद रखना बस, नंबर ऑफ परमिटिव सेल, ये हमारे पास में n है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक परमिटिव सेल में हमारे पास में यदि अपने बात करें एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। एक स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2n इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास में, ठीक है। तो एक बैंड में, एक अलाउड बैंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2n इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं हमारे पास में, क्लियर है। अब अपने बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है यहाँ पे, वेलोसिटी एंड इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब अपने डिस्कस करते हैं वेलोसिटी एंड इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी की बात करें तो इसको अपने जो हमारे पास में वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो होगी ग्रुप वेलोसिटी, डी ओमेगा बाय डी के, ठीक है। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, क्योंकि जो पार्टिकल है क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमने डिस्कस किया था, जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है ग्रुप वेलोसिटी की, एनर्जी किस टाइप से ट्रांसफर हो रही है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ग्रुप वेलोसिटी होगी यहाँ पे, ठीक है। ये अपने वेव पैकेट से भी अपने बता सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से भी अपने बता सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने एक्सप्लेन किया है इसको, ठीक है। जो वेव पैकेट की वेलोसिटी होगी वही पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, और वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होगी वो वीजी होगी हमारे पास में, ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाय डी के। और हमें पता है एनर्जी की अपने बात करें, पार्टिकल यदि उसको वेव कंसिडर, पार्टिकल को वेव कंसिडर करें तो उसकी एनर्जी होगी एच कट ओमेगा। तो यहाँ से जो ग्रुप वेलोसिटी आएगी या जो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी वो आएगी 1 बाय एच कट डी ई बाय डी के। ये हमारे पास में है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास में वो ये आ चुका है 1 बाय एच कट डी बाय डी के। यदि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यदि फ्री इलेक्ट्रॉन की अपने बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में जो एनर्जी है वो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m, ये एनर्जी है फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में। फ्री इलेक्ट्रॉन जब किसी भी पोटेंशियल में नहीं है हमारे पास में, और इवन पोटेंशियल में भी है तो भी फ्री इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो भी फ्री हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन, हो सकता है जब वो जो हमारे पास में जब अपने बात करें किसी भी पीरियोडिक टाइप के पोटेंशियल में है तब भी वो ये केस हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फ्री रह सकता है यदि वो कंडक्शन बैंड में हो, ठीक है। वो यहीं से डिफाइन होता है, क्योंकि जब भी पीरियोडिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल भी होती है और हमें फॉरबिडन बैंड भी मिलते हैं। यहाँ पे जो हमने ग्राफ में डिस्कस किया था ना, ये हमें ग्राफ मिले थे,
ये भी होता है, और हमें यहाँ पे फॉरबिडन बैंड भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस टाइप से, जो हमने एक्सटेंडेड जोन शीम देखा था। तो ये जो रीजन होता है इसमें एनर्जी प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर होती है। तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने अभी डिस्कस भी करेंगे इसको, ठीक है। इसकी बात करें, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है के एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m। तो वेलोसिटी कितनी होगी 1 बाय एच कट स्क्वायर बाय 2m, के स्क्वायर का आ जाएगा 2k, ठीक है। एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एच कट k बाय m। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी, और एच कट के मोमेंटम होगा p बाय m। पार्टिकल का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका मोमेंटम होगा। तो जो वेलोसिटी है वो d बाय डी के पे डिपेंड करती है, यदि एनर्जी हमेशा यही है, इफ एनर्जी इज ऑलवेज दिस, फ्री इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास में जो वेलोसिटी होगी, यदि हमारे हमेशा एनर्जी ये है, तो हमारे पास में जो d बाय डी के होगा, d बाय डी के, वो k पे डिपेंड करेगा। कैसे? एच कट स्क्वायर बाय 2m इंटू 2k, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एच कट स्क्वायर k बाय m। तो d बाय डी के है वो k के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यदि हमेशा हमारे पास में, यदि फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो फ्री इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी और k का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक कर्व बनता है इस टाइप से, और हमेशा यही रहता है कर्व, k की वैल्यू इंक्रीज करते जाओ, कर्व यही रहेगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी हमारे पास में, वेलोसिटी का जो k के साथ में कर्व बनेगा, तो वेलोसिटी k के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देख सकते हो, जो वेलोसिटी है हमारे पास में d बाय डी के, तो वेलोसिटी है k की प्रोपोर्शनल, तो वेलोसिटी का ये हमारे पास में ये कर्व बनेगा यहाँ पे, और ये इंक्रीज करता रहेगा। वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती रहेगी k के साथ में, d बाय डी के, ठीक है। लेकिन अपने बात करें, अपने एक्चुअल केस की बात करते हैं, जो हमारे पास में एक्चुअल केस होगा वो क्या होगा। लेकिन अपने यदि बैंड थ्योरी की बात करें, यदि अपने बैंड थ्योरी की बात करें, तो बैंड थ्योरी में ये जो हमारे पास में एनर्जी है वो k के प्रोपोर्शनल, के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हमेशा नहीं होगी, हमेशा ऑलवेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होगी। तो एनर्जी जो है हमारे पास में, उसका जो k के साथ में ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का। यहां तक तो वो हमारे पास में, यहां तक तो वो प्रोपोर्शनल है के स्क्वायर के, लेकिन उसके बाद में वो कुछ इस टाइप की शेप ले लेगी एनर्जी इस रीजन में। अब यहाँ पे जो d बाय डी के की जो वैल्यू है वो अलग है, और यहाँ d बाय डी के की जो वैल्यू है वो अलग होगी हमारे पास में, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहेंगे अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहाँ पे जो ग्राफ है उसकी जो स्लोप है वो चेंज हो रही है। d बाय डी के की जो स्लोप है वो इस पॉइंट पे चेंज हो रही है, जिसको अपने कह देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसपे सेकंड डेरिवेटिव 0 होता है। इस पॉइंट पे, या इस पॉइंट पे बात करें, डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। तो इसका जो अपने वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करें k के साथ में, तो वेलोसिटी का जो ग्राफ आएगा, जो वेलोसिटी है यहाँ पे d बाय डी के इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, और इस पॉइंट तक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक मैक्सिमम होगी। उसके बाद में d बाय डी के की जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रही है, तो पहले इंक्रीज कर रही थी, फिर d बाय डी के डिक्रीज करेगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और इधर नेगेटिव में होगी। तो ये वेलोसिटी और k का ग्राफ होगा, इसको यहाँ पे नीचे भी तुम प्लॉट कर सकते हो। वेलोसिटी और k का ग्राफ प्लॉट करना है तो इसको इस टाइप से भी तुम प्लॉट कर सकते हो। यदि इसके ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, यहाँ इंक्रीज करेगा, यहाँ इंक्रीज करेगा, ठीक है, और एंड पॉइंट पे 0 होगी वेलोसिटी, और यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम। देखो वेलोसिटी पहले इंक्रीज कर रही है एक पॉइंट पे मैक्सिमम, फिर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब देखो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू स्टिल इंक्रीजिंग, एनर्जी हमेशा इंक्रीज कर रही है, एनर्जी यहाँ पे भी इंक्रीज कर रही है, आगे भी एनर्जी इंक्रीज कर रही है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब
इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है देखो, इस रीजन में तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है, क्योंकि यहाँ पे इस रीजन में एनर्जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, के साथ में वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है। लेकिन इस रीजन में ये पाई बाय ए है लिमिट, इस रीजन में बात करें तो इस रीजन में एनर्जी इंक्रीज कर रही है बट वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एनर्जी इंक्रीजिंग बट वेलोसिटी डिक्रीजिंग। ठीक है, यदि एनर्जी इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो वो तो सेम यही केस हो गया जो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन में देखा था। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में देखो क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में एनर्जी जब तक इंक्रीज करती रहेगी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी, एनर्जी इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी ऐसे नहीं भाई, वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा इसमें। ठीक है, तो लेकिन बैंड थ्योरी में ऐसा नहीं है, बैंड थ्योरी में कुछ अलग रिजल्ट, यहाँ पे कुछ अलग रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और इस रिजल्ट्स की वजह से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है मतलब इलेक्ट्रॉन के जो मास है उसमें कोई कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उसमें यहां से कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास में इफेक्टिव मास का, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहीं से हमें देखने, यहीं से अपने देखते हैं जो हमारे पास में अलग अलग टाइप के जो मटेरियल है, वो कौन से मटेरियल कंडक्टर होंगे, कौन से इंसुलेटर होंगे, कौन से सेमीकंडक्टर होंगे, वो यहीं से पता लगता है, यहीं से एक आइडिया देखने को हमें मिलता है कि अलग अलग टाइप के मटेरियल कंडक्टर हो सकते हैं। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से आता है, इफेक्टिव मास से। जो होल का कॉन्सेप्ट है, होल का जो कॉन्सेप्ट आया है वो इफेक्टिव मास से ही आया है, इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास से। ठीक है, तो अब इफेक्टिव मास की अपने बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में दैट इज इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास की बात करें, लेस से मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, लेट्स से दिस इज आवर इलेक्ट्रॉन, उस पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यदि अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसका मास निकाल रहे हैं तो अपने एक्सेलरेशन निकाल के वहां से मास निकालेंगे। लेट्स से इस इलेक्ट्रॉन पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अप्लाई करते हैं, जो हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से हमारे पास में जो सॉलिड है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उसकी एनर्जी में चेंजेस होंगे, एनर्जी में जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, डीई लिख देंगे एनर्जी में चेंजेस। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी में चेंजेस कितने होंगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास में फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा ई इंटू ई, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में, लेट्स से स्मॉल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर। इस फोर्स की वजह से हमारे पास में जो उसकी एनर्जी में चेंजेस होंगे वो कितना होगा, एनर्जी में चेंजेस डी टी डी एक्स, लेट्स से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो हमारे पास में एनर्जी होगी, एनर्जी क्या होगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है ई इंटू ई, डिस्प्लेसमेंट है लेट्स से डी एक्स, तो उसकी एनर्जी में कितना चेंजेस हुआ, ई इंटू ई डी एक्स, लेट्स से वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डी एक्स है वी डी टी, वी डी टी, तो ई इंटू वी डी टी। ठीक है, तो इसको अपने लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं 1/h कट डी बाय डी के डी टी। ठीक है, डी से डी डी कैंसिल कर दो, तो यहाँ से डी के बाय डी टी आ जाएगा हमारे पास में ई बाय एच कट, ये हमारे पास में डी के बाय डी टी, जो वेव वेक्टर है वो टाइम के साथ में कैसे चेंज हो रहा है हमारे पास में ई बाय एच कट, यहां से अपने निकाल सकते हैं, एक सेकेंड, तो यहां से हमारे पास में यदि अपने एक्सेलरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है डी वी बाय डी टी, और v होता है हमारे पास में 1/h कट डी बाय डी के, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा,
1 बाय एच कट डी बाय डी के, और v की जगह अपने पुट कर देंगे, सॉरी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास में, d बाय डी टी, v की जगह पुट कर देंगे 1 बाय एच कट डी बाय डी के, 1 बाय एच कट बाहर निकाल लिया तो डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर डी के बाय डी टी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में था ये, 1 बाय एच कट डी के बाय डी टी को ई बाय एच कट डी स्क्वायर के बाय डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास में ई बाय एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर, और एक्सेलरेशन होता है हमारे पास में, ये फोर्स है, एक्सेलरेशन होता है हमारे पास में, फोर्स होता है एम ए होगा एफ बाय एम, और एफ कितना ई बाय एम, लेकिन यहाँ पे ई बाय एम नहीं है हमारे पास में, एक्सेलरेशन हमारे पास में कितना है ई बाय एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर, तो इसको कंपेयर करेंगे तो एम की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे निकल के आएगी इफेक्टिव मास की वैल्यू, जिसको एम स्टार से लिख देंगे, एम स्टार होगा हमारे पास में एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होगा ये हमारे पास में इफेक्टिव मास का होगा, बैंड थ्योरी में इफेक्टिव मास का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर पे। जैसे हमने एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ किया था, देखो इसका मास का ग्राफ भी अपने ड्रॉ कर सकते हैं, और ये कैसे चेंज हो रहा है इसके बारे में मैं बता देता हूँ तुम्हें। यहाँ पे वेलोसिटी ग्राफ ड्रॉ किया था, यहाँ पे अपने मास का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जो एनर्जी का ग्राफ था हमारे पास में वो कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिला था, इस टाइप से, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट थे, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, ये एंड पॉइंट थे जहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम यहाँ 0, यहाँ मैक्सिमम यहाँ 0, ठीक है। ये वेलोसिटी का ग्राफ, ये हमारे पास में के साथ में वेलोसिटी का, ये एनर्जी का ग्राफ था, ये वेलोसिटी का ग्राफ था, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो डी बाय डी के, वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी प्रोपोर्शनलिटी डी बाय डी के, तो डी बाय डी के यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ही काम हो रहा है, डी बाय डी के, डी बाय डी के की जो वैल्यू है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज कर रही है, यहाँ मैक्सिमम है, फिर डिक्रीज कर रही है, और जो मास है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर पर। इसका मतलब जो डी बाय डी के, इसको ये लिख सकते हैं डी बाय डी के, ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर को, ये लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं डी वी बाय डी के, वेलोसिटी का के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, जो एम स्टार होगा तो एम स्टार क्या होगा, एच कट स्क्वायर डी वी बाय डी के, मतलब वेलोसिटी की जो स्लोप है वो कैसे चेंज हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। तो वेलोसिटी की स्लोप यहाँ इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ मास की, अब यहाँ पे जो स्लोप है, यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू है स्लोप की, यहाँ वेलोसिटी की स्लोप की एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो मास की एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, और स्लोप यहाँ इंक्रीज कर रही है तो मास इंक्रीज करेगा, और इस पॉइंट पे जो स्लोप है वो 0 हो जाती है, डी बाय डी के की वैल्यू, डी वी बाय डी के की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे जो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो डी वी बाय डी के की वैल्यू 0 हो जाती है एट इन्फ्लेशन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हमारे पास में स्लोप 0 हो जाती है, तो मास इन्फिनिटिव चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी मास, मैं नीचे बना देता हूँ थोड़ा सा इसको, इस ग्राफ को नीचे बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ से ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ से ये इंक्रीज करेगा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे ये इन्फिनिटिव चला जाएगा, तो ये एम का ग्राफ होगा इस पॉइंट तक, इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक, ठीक है। और ये सेम उसी टाइप से बिहेव करेगा जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए बिहेव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन वाला ही केस होगा ये, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो केस, ये जो रीजन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसा ही रीजन होगा, इसको फ्री, जो भी इलेक्ट्रॉन इस रीजन में होगा
वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ही बिहेव करेगा, ऐसा समझ सकते हो तुम। इस रीजन में इसकी जो वेलोसिटी है वो ये होगी, ये वेलोसिटी वाला कर्व होगा, ठीक है। तो इस रीजन में ये किस टाइप से बिहेव करेगा, इस रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद में इस वाले रीजन में देखें तो यहाँ पे तो जो मास है, अब जैसे ही इस पॉइंट से इधर है तो मास पॉजिटिव में इन्फिनिटी हो, जैसे ही इधर जाओगे स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, और जस्ट इस पॉइंट से थोड़ा सा ही राइट जाओगे तो नेगेटिव में इन्फिनिटी होगा, तो यहाँ पे मास नेगेटिव में इन्फिनिटी होगा, ये मास का कर्व होगा, और इसको कहेंगे नेगेटिव मास। नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट आया इस पर्टिकुलर रीजन में। इस पर्टिकुलर रीजन में जो मास होगा वो नेगेटिव होगा, और इस पर्टिकुलर रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर रीजन में जहां पे dV/dk की वैल्यू हमारे पास में नेगेटिव है, इसको इफेक्टिव मास कह देते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में एनर्जी इंक्रीज कर रही है लेकिन जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी किस वजह से डिक्रीज कर रही है, वो रीजन है इस इफेक्टिव मास की वजह से, क्योंकि इस इफेक्टिव मास का जो बिहेवियर है, इस मास का जो बिहेवियर है वो चेंज, अब एक्चुअल में मास है, मास नहीं चेंज हो सकता, उस इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है, ठीक है, वो अलग टाइप का हो गया है। या हम कह सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्लेस कर दिया वैकेंसी से, होल से, इसको अपने होल, नेगेटिव मास मतलब होल अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस रीजन में यदि इलेक्ट्रॉन होंगे उनको जो वैकेंसीज होगी, ठीक है, यदि अपने बात करें जो लेवल्स होंगे, जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल होगा उसमें कुछ वैकेंसीज होगी जहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन है, खाली इलेक्ट्रॉन वहां जा सकता है, तो उसको अपने पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, उसको अपने पॉजिटिव मास कहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मास है, उसको अपने पॉजिटिव मास कहेंगे। जो पॉजिटिव मास होगा हमारे पास में, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अपने कह रहे हैं इफेक्टिव मास, जो यहाँ पे नेगेटिव से अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको अपने होल कह सकते हैं। इसके रीजन है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाउंड्रीज पे क्या होता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे जहाँ पे एनर्जी इंक्रीज करने के बाद भी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ये किस वजह से होता है, ये होता है डिफ्रैक्शन की वजह से, एक्सरे डिफ्रैक्शन की वजह से। जब डिफ्रैक्शन होता है क्रिस्टल में, तो एट द पॉइंट ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जो एनर्जी है और जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पे मोमेंटम है वो डिक्रीज होता है, एनर्जी गेन होती है बट मोमेंटम डिक्रीज होता है बाई इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है।